Good morning, students. Again, in your 11th class, that is a structure of atom chapter, and the series of this chapter, our next topic is particle nature of electromagnetic radiation. Okay, and that one is also known as Planck's quantum theory. So, what is the particle nature of electromagnetic radiation? इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. So, first line is one. Some of the experimental phenomena such as differentiation, diffraction, and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. ठीक है. इसका मतलब ये है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की कुछ ऐसी प्रैक्टिकल जो फिनोमिना है इनको हम समझा सकते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर के थ्रू इनको हम समझा सकते हैं. लेकिन 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे फिजिक्स के ऐसे साइंटिस्ट आए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से कुछ बातों को नहीं समझा पाए. ठीक है ना. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर following are the some observations which could not be explained with the help of even electromagnetic theory of 19th century physics scientist. अब वो ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनको वो नहीं समझ सके थे, उन बातों की हम बात करते हैं. सबसे पहले तो ये बात थी, उन्होंने बताई थी कि द नेचर ऑफ द इमिशन और रेडिएशन ऑफ द हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है. कोई भी ब्लैक बॉडी है वो अपने थ्रू जो एनर्जी इमिट कर रही है और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है ना, उस नेचर को वो नहीं समझा पाए थे. ठीक है. सेकंड, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट. इस बात को भी नहीं समझा पाए थे, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया है. बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इस टॉपिक के जस्ट आगे आएगा आपके. वो एक बात नहीं समझा पाए थे कि अगर कोई मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस के ऊपर अगर लाइट गिरती है, ठीक है, तो इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं. ओके. इस बात को वो नहीं समझा पाए थे. थर्ड थिंग, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अलग अलग जो सॉलिड्स हैं उनकी हीट गेन करने की कैपेसिटी, हीट एक्सपांड करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है अलग अलग टेम्परेचर पर. इसको भी वो नहीं समझा पाए थे. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए इसकी एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा. उसको भी ये नहीं समझा पाए थे. हाइड्रोजन के ऊपर जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट गिराई जाती है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करती है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो कुल मिला के ये चार बातें ऐसी थी जिनको 19th सेंचुरी के जो फिजिक्स साइंटिस्ट थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है. इन सबको फिर 19th सेंचुरी में मैक्स प्लैंक द्वारा समझाया गया था. ठीक है. उसने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या बात कही वो मैं आपको बताता हूँ. मैक्स प्लैंक ने अपने थ्रू जो बात कही, मतलब कि उसने किस तरीके से समझाया कि एनर्जी या कोई भी सॉलिड एनर्जी को गेन करता है या रिसीव करता है या वापस उसको इमिट करता है, तो उसके पीछे क्या क्या बातें हो सकती हैं. देखो, ये जो पैराग्राफ है इसमें जो बात लिखी हुई है मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में. इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी सॉलिड को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो हीट जब वो गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा उसको हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो अलग अलग टेम्परेचर की रेंज पर वो अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करता है वो. ठीक है. जैसे अगर किसी आयरन की नील को अगर गर्म करें हम या आयरन की रोड को गर्म करें हम, ठीक है, तो जैसे जैसे हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो गर्म करना जब स्टार्ट करेंगे तो वो हल्का सा क्या होता है, रेड होता है. ठीक है. लाइट रेड कलर शो करता है. उसको आप और ज़्यादा गर्म करो तो वो क्या होता है, डार्क रेड कलर शो करता है. उसको आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया, देन दैट वन शो वाइट कलर. ठीक है. तो वाइट कलर की रेडिएशन इमिट करता है. पहले वो लाइट रेड, फिर वो डार्क रेड और फिर वो वाइट कलर की रेडिएशन इमिट करता है. तो अब देखो हुआ क्या इसके अंदर कि जैसे जैसे इसको हमने टेम्परेचर चेंज करते गए, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए, तो उससे इमिट होने वाली जो रेडिएशन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में शो होने लगी और अलग अलग कलर शो करने लगी. इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के थ्रू जो रेडिएशन इमिट की जा रही है, दैट वन इज़ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. ठीक है. सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन वो उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है. ठीक है. दैट वन इज डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. ये देखिए यहाँ ये बात लिखी हुई है, द रेड कलर लाइन्स इन दी लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन वाइल बी ब्लू बिलोंग्स टू दी हायर फ्रिक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो क्या हुआ, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है. तो उसने पहले रेड कलर की वेवलेंथ शो की जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी. धीरे धीरे जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया तो उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ को शो किया. तो क्या बात लिखी हुई, दी आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी.
ओके, एंड रेडिएशन इमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें दो बातें सामने आ रही है आपके सामने। एक तो ये आ रहा है इसके अंदर कि उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे, और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि द आइडियल बॉडी विच इमिट और एब्जॉर्व रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कोई भी एक आइडियल बॉडी है, ये एक आइडियल बॉडी है, ठीक है। ये इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद में जितनी एनर्जी इमिट कर रहा है और जितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, उन दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है उतनी ही एनर्जी ये रेडिएशन की फॉर्म में इमिट भी कर रहा है। इस टाइप को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और उससे इमिट होने वाली जो रेडिएशन हैं दैट आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दो चीज़ हो गई, ब्लैक बॉडी हो गई और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, द एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिट रेडिएशन इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी कर्व। देखो यहाँ एक कर्व बना हुआ है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी का। ये देखिए, ये इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिक्वेंसी का एक कर्व बना हुआ है, ठीक है ना। इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी के बीच में, दैट वन इज इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी और ये है आपके क्या, वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में कर्व बनाया, अलग अलग टेम्परेचर पर इसको शो किया हुआ है, और T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है ना। इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। ओके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रीचेज एज मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम इसकी वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हुआ है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो दैट वन इज इंक्रीज है, ये इंक्रीज़ हो रही है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इट मे बी फॉर रेड वेवलेंथ, इट मे बी फॉर ब्लू वेवलेंथ। चाहे रेड वेवलेंथ हो चाहे वो ब्लू वेवलेंथ हो, दोनों ही केसेस में एक बार वो मैक्सिमम केसेस में जाएगी, मैक्सिमम जाएगी, एंड दैट वन इज गोज टू मिनिमम। ओके, तो ये था आपके वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप कर्व। इसके आगे अब हम आगे देखते हैं। प्लांक ने एक बात और कही थी, उसने ये कहा था, प्लांक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्ट्रिक्ट क्वांटिटी, ओके, नॉट इन कंटिन्यूस मैनर। मतलब कि वो एनर्जी को इमिट कर रहे हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो एनर्जी इमिट करते हैं और रेडिएशन इमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, कंटिन्यूस नहीं कर रहे हैं वो। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक बात आ रही है, अबिलीफ popular that one is Planck's gave a quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted। किसी भी एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको एब्जॉर्व किया जा रहा है या जिसको इमिट किया जा रहा है, उसे क्या नाम दिया गया, क्वांटम नाम दिया गया। आगे भी इसमें इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, और जिसको किससे शो करते हैं अपन, कैपिटल ई से इसको शो किया जाता है। ओके, एंड यू नो वेरी वेल दी ई इक्वल टू एच न्यू, ये एक फॉर्मूला बनता है, E इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पर H जो है दैट वन इज अ प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू होती है H की वो क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू फ्रिक्वेंसी एंड H इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। नाउ विद द थ्योरी Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as the function of frequency and wavelength at different temperature। अलग अलग टेम्परेचर पर किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा जिस फ्रिक्वेंसी और जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी की लाइट को इमिट या फिर एब्जॉर्व किया जाता है, इसको प्लांक ने अपनी थ्योरी में फिर समझाया था। बट दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चाहिए उसके लिए हमें, डिफरेंट टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल रहेगा किसी भी बॉडी के थ्रू रेडिएशन को इमिट करने और एब्जॉर्व करने के लिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो मिला था, ठीक है, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, एंड दैट नोबेल प्राइज़ इज़ फॉर इट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। अब देखिए आप, 1921 में जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला था इस इफेक्ट के लिए, तो उसने जिस बात को हम आज लेके चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उसने 1921 में, आज से 100 साल पहले इस बात को समझा चुका था वो, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फ्यूचर।
आज हम देखते हैं इसका एक बहुत वेरी वेरी शॉर्ट एग्जांपल जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज हमारे घरों के ऊपर, रोड के ऊपर, हाईवेज़ में इलेक्ट्रिक जितनी भी जो मोटर्स वगैरह होती हैं, इनमें एक सोलर पैनल लगा हुआ रहता है ऊपर। दैट सोलर पैनल इज़ एन एग्जांपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वो एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मैं आपको समझाता हूँ। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर क्या हुआ है, ये मेटल की सरफेस है, दैट वन इज अ मेटल सरफेस। ओके, ये मेटल की क्या है, एक सरफेस है। ये जो मेटल की सरफेस है ना, इस मेटल की सरफेस पर देखिए, ये मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस पर लाइट रेडिएशन इमिट होती है। यहाँ से लाइट को इमिट किया जाता है, लाइट डाली जाती है इस मेटल की सरफेस के ऊपर। जैसे ही इस मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट डाली जाती है, इसको कम्प्लीटली वैक्यूम किया हुआ है। यहाँ पर लगाया हुआ है आपके डिटेक्टर, जो ये इमिट करेगा कि लाइट डालने के बाद इसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। यहाँ लगा हुआ है आपके एमीटर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, और वैक्यूम चैम्बर है ये, ठीक है ना। इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट इमिट होती है ना, लाइट इमिट होने के बाद में ये मेटल की सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना स्टार्ट करता है। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर पता लगता है कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए बैटरी में ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, बस उनमें हम जो सोलर पैनल लगाते हैं उसमें भी यही हो रहा है। दैट मीन्स मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। किसकी प्रेजेंस में, केवल सनलाइट की प्रेजेंस में। ये जो सनलाइट है इसकी प्रेजेंस में मेटल की सरफेस क्या हो रहे हैं, इमिट सोलर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लाइट ऑफ particular frequency strike on a clean metal surface inside a vacuum chamber. Electrons are ejected from the metal, are contained by a detector that measure their kinetic energy. ठीक है, अब देखिए आप इसके बारे में अपन यहाँ पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike on the surface. जैसे जो सरफेस के ऊपर लाइट की बीम गिरती है, वैसे वैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। देयर इज नो टाइम लैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई मेटल की सरफेस है, सपोज ये मेरे पास में मेटल की सरफेस है, इस मेटल की सरफेस, ये जो मेटल की सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही बीम ऑफ लाइट यहाँ पर गिरी, सनलाइट यहाँ पे गिरी, तो सनलाइट के गिरना और इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना, इनके बीच में कोई बिल्कुल भी टाइम का गैप नहीं होता है। सेकंड दिया हुआ है इसके अंदर में, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके, दी नंबर ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यानी मतलब क्या हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, क्वांटिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन के निकलने की। जैसे अगर हम देखें कि मॉर्निंग और इवनिंग के समय लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन डे जब नून का टाइम होता है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस केस में हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें से। ठीक है, ये हमने इसकी दो बातें पढ़ी हैं। इसकी आगे की बातें मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ओके।